क्लियर कर लेते हैं तो आप इससे संबंधित कई सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को भी बना पाएँगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस में जो पूछा गया है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इस कथन का समालोचना परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 150 शब्दों में लिखने के लिए बोला है और यह यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन की अगर आप देखते हैं तो लिखा है गुप्त काल को स्वर्णकाल कहे जाने के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। उस क्वेश्चन वही है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल रहा है। इससे पहले 150 शब्दों में पूछा था, इस बार 200 शब्दों में पूछ रहा है। इसी प्रकार से आप अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए। और तीसरा बीपीएससी मेंस में भी इस क्वेश्चन को पूछा है। और कैसे पूछा है बीपीएससी मेंस में? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। कितने शब्दों में है? 150 से 200 शब्दों में पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो एमपीपीसीएस की ले लीजिए। एमपीपीएस मेंस में भी इस क्वेश्चन को कैसे पूछे, सिर्फ वर्ड बदल रहे हैं बट आपका क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन फिर पूछा है कि गुप्तकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है, इस कथन के समर्थन में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षों का विश्लेषण कीजिए। टोटल 200 शब्दों में इस क्वेश्चन को पूछा गया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें इस एग्ज़ाम किस में पूछा गया है, देखिए आरएएस मेंस में। आरएएस मेंस में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया किस शब्दों में कि गुप्तकाल को भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष काल क्यों माना जाता है। मतलब स्वर्णकाल को उत्कर्ष का काल लिख करके भी क्वेश्चन को पूछ दिया और कहता स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में। कुल मिला के कहा जाए तो इस पूरे क्वेश्चन का एक ही निचोड़ है, गुप्तकाल को आखिर स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कंसंट्रेशन के साथ देखिए। 10 से 15 मिनट वीडियो कितनी लंबी जाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गुप्तकाल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है कुल मिला के 4 से 5 टॉपिक पर हम चर्चा करना चाहेंगे। और मुझे लगता है इतने टॉपिक पर चर्चा करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मेंस के क्वेश्चन को भी आप लिख पाएंगे और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो उसको तो आप कर ही ले जाएंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि गुप्त काल में दोस्तों मंदिर निर्माण कला का विकास होता है। किसका निर्माण होता है? मंदिर निर्माण कला का। और इस मंदिर निर्माण कला के दौरान कहा जाए तो कला का धर्म से, किसका? ध्यान से सुनिएगा, ये मेंस में क्वेश्चन को कैसे लिखना है आपको इन चीज़ों से पता चल जाएगा। कला का क्या होता है? यहाँ पर धर्म से मिलन होता है और कला का जब धर्म से मिलन होता है तो कला पर से विदेशी प्रभाव, जो ईरानी प्रभाव थे, वो सब खत्म होते नज़र आए क्योंकि कला पर अपने धर्म का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, सबसे पहला उदाहरण है। गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ उसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहीं न कहीं क्वेश्चन आप देखे ही होंगे। और एक बात और रखने की याद है कि यह आपको भारत में बना पहला शिखर युक्त मंदिर है। कौन सा मंदिर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसके बाद आपको नाचना कुठार का पार्वती मंदिर भी है। उसके बाद अगर ले लें तो नाचना कुठार का पार्वती मंदिर है। ये भी मंदिर गुप्त काल में ही बने थे और मंदिर निर्माण कला में इसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान थी। उसके बाद एक मंदिर और आता है जो आपको कहते हैं कि तिगवा, नाम सुने हैं आपने? तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर का एक उदाहरण है। ये विष्णु मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। तो पहली बात तो आप ये देख रहे हैं कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला किस तरीके से आगे बढ़ रही है। दूसरी अगर बात की जाए तो मूर्ति कला की। पहली बात हमने किया दोस्तों गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की। अब दूसरा पॉइंट आ गया आपको मूर्ति कला। कुल मिला के आपको 4-5 पॉइंट पढ़ना है। इसमें पहला आपने पढ़ा कि मंदिर निर्माण कला का विकास कैसे होता है और उस मंदिर निर्माण कला के अंतर्गत गुप्त काल में सबसे पहली बनी शिखरयुक्त मंदिर कौन सी है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर को भी आपने पढ़ा। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्त काल में मूर्ति कला का क्या प्रचलन रहा, क्योंकि किसी काल को स्वर्णयुग कह देना सिर्फ कह देने से नहीं होता। स्वर्णयुग का अर्थ होता है कि सभी पक्षों में उसका विकास होना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हर चीज़ अगर अच्छी हो जाती है तो उसी को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो मूर्ति कला में भी गुप्त काल में बहुत
अभूतपूर्व प्रचलन देखने को मिले, नई-नई चीज़ें मिली। उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर में गुप्तकाल की साहित्य और विज्ञान। गुप्तकाल का जो साहित्य था और विज्ञान यहाँ की इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है साहित्य और विज्ञान, क्योंकि दोस्तों विज्ञान का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे समाज पर। और गुप्तकाल में विज्ञान और साहित्य चरमोत्कर्ष पे थी। साहित्य की अगर बात करते हैं तो इसमें जो चर्चित नाम आपने सुना होगा एक कालिदास, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तीसरे पॉइंट की अगर इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, तो वो तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपको आर्थिक समृद्धि का काल। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो आपको हो जाएगा आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का क्या मतलब? अर्थव्यवस्था अच्छी थी, लोगों के पास पैसा टका का दिक्कत नहीं था। अर्थव्यवस्था अच्छी इसीलिए थी क्योंकि वहाँ पर कृषि होती थी, और कृषि के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो व्यापार थी, ट्रेड। इन चीज़ों को लेकर के गुप्त काल में आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका पहले तो चौथा टॉपिक पढ़ लेंगे। इसमें आर्थिक समृद्धि काल क्लियर हो गया। धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता अगर बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए धर्म के क्षेत्र में कितने सहिष्णु हैं। 2 शब्द होते हैं, एक होते हैं सहिष्णु, एक होते हैं कट्टर। कट्टर एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है, यही सत्य, बाकी सब असत्य। लेकिन जब सहिष्णु की बात करते हैं तो वह किसी भी धर्म का न तो अपमान करता है, बल्कि सभी धर्मों का दिल से स्वागत से उसका सम्मान करता है। और इतनी चीज़ों को जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गुप्तकाल को स्वर्णकुल क्यों कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट जो था मूर्ति कला, याद रखिएगा मूर्ति कला में मथुरा मूर्ति कला का विकास होता है। किसका होता है? और इस मथुरा मूर्ति कला के दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित भी मूर्तियाँ बनी, जैन धर्म से संबंधित भी मूर्तियाँ बनी, और शैव धर्म से और वैष्णव धर्म, इस सभी धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ बनती है गुप्तकाल में। और इस वजह से भी गुप्तकाल मूर्ति निर्माण कला में आगे रहा। और साहित्य और विज्ञान की अगर बात करते हैं तो कालिदास की हम अगर बात ही किए, कालिदास की जो साहित्य और विज्ञान है, कालिदास आपको पता होना चाहिए टोटल 7 ग्रंथ कालिदास लिखे थे, और 7 ग्रंथ में 3 आपको नाटक है। 3 क्या है दोस्तों? नाटक। और बाकी जो 4 बच जाते हैं ये आपका महाकाव्य है। 4 हो जाते महाकाव्य होता। अगर कालिदास के 7 ग्रंथ को आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि गुप्त काल को हम किस स्तर से स्वर्ण काल कहते हैं। तो पहले तो आप जान लिए कि मंदिर निर्माण कला का इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विकास हुआ मंदिर निर्माण कला में। उसके बाद मूर्ति कला में भी गुप्त काल बहुत अच्छा प्रदर्शन में रहा, मथुरा मूर्ति कला का विकास हुआ। उसके बाद साहित्य और विज्ञान में भी गुप्तकाल बहुत एडवांस रहा। साहित्य के तौर पर अगर बात करते हैं तो कालिदास जैसे लोग हुए जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से 3 नाटक थे और बाकी महाकाव्य था। उसके बाद देखें कि अब विज्ञान की अगर बात कीजिएगा तो आर्यभट्ट, वारामिहिर वगैरह और भी इसी टाइम में थे। इसकी डिटेल चर्चा अगर करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिलहाल आप शॉर्ट में इतनी बात को समझ लीजिए। उसके बाद आर्थिक समृद्धि की काल के दौरान हमने देखा कि यहाँ पर कृषि तो होती ही थी और कृषि के साथ साथ व्यापार भी अच्छी अवस्था में थी, इसीलिए इन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और जब व्यापार की बात करते हैं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, 2 बंदरगाह हुआ करता था गुप्त काल में। एक था आपको पश्चिम में भरोच और पूरब में था आपको ताम्रलिप्ति। ये 2 बंदरगाह आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछता है भरोच और पूरब में था ताम्रलिप्ति, और इसी दोनों बंदरगाह से गुप्त काल में व्यापार होता था। इस वजह से व्यापार की स्थिति भी अच्छी थी। और लास्ट टॉपिक हमने देखा कि धार्मिक सहिष्णुता का काल। गुप्त काल के जो शासक थे वो खुद वैष्णव धर्म से थे, लेकिन वैष्णव धर्म होते हुए भी उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, किसी धर्म का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि सबका स्वागत किया। इसीलिए हम इसको कहते हैं धर्म सहिष्णुता का काल। कुल मिला के यह 5 बातें अगर आप जान लेते हैं तो आपको इतना कन्फर्म हो जाएंगे गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। तो क्या लगता है आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को अब लिखना चाहेंगे आंसर राइटिंग के थ्रू, बस 5 पॉइंट को बेस बना के रखना है। मंदिर निर्माण कला, मूर्ति कला, साहित्य और विज्ञान, आर्थिक समृद्धि का काल और धार्मिक सहिष्णुता का काल। इसी 5 पॉइंट को अगर आप अच्छे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख देते हैं तो क्या लगता है आपको मेंस में मार्क्स नहीं देगा? एक बार आप खुद से
अगर इस लेक्चर को अच्छे से सुने होंगे तो एक बार आप खुद से लिखिएगा इन क्वेश्चन को। अगर लिख करके देखिएगा हम कितना क्या लिखे हैं, क्या फालतू चीज़ लिखे हैं, क्या कचरा चीज़ लिखे हैं। क्योंकि दोस्तों मेंस में आपको जो क्वेश्चन का डिमांड होता है आपको वही लिखना है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ दिया 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण को लिखें और आप राजनीतिक कारण दे के भर के आ गए, बोल हम तो गर्दा उड़ा दिए, एक भी नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पर। टू द पॉइंट, सामने से जैसा क्वेश्चन आ रहा वैसा आंसर होना चाहिए। तो गुप्तकाल में इन पांचों चीज़ों को जानने के बाद आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्तकाल में जो मूर्ति कला का विकास हुआ उस पर आप 10 लाइन लिखिए, 5 नंबर है मान के चलिए। गुप्तकाल के साहित्य और विज्ञान को अगर पूछ दिया, आपको 10 नंबर दे दिया, साहित्य और विज्ञान पर चर्चा कीजिए, 10 मार्क्स दे दिया, तो आप वहाँ पर साहित्य और विज्ञान की भी चर्चा करेंगे। कालिदास के साथ जितने भी और भी खगोल की वैज्ञानिकी थे, इन सब की चर्चा कर देंगे, इसका हो जाएगा क्लियर। उसके बाद अगर आर्थिक समृद्धि के काल से क्वेश्चन, मतलब किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। और अगर टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखिए पाँचों के पाँचों टॉपिक को आप डील करेंगे। यकीन ना हो तो आप एक बार इस क्वेश्चन को लिख कर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और कभी कभी हम लोग मेंस के क्वेश्चन को भी डील करेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को भी डील करेंगे। क्योंकि दोस्तों सिर्फ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को बना करके मज़ा नहीं आता है। अगर आप मेंस का एक क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं ना, तो उससे संबंधित आप कितने सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। बाकी आपकी क्या विचार है, क्या सोच है, अपने अनुसार कर सकते हैं।